हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीडीसी के ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर अपने को एक सिस्टम डील करने के लिए आज रेडी हुए हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपना जो टारगेट है वो है नॉर्सेट 10, नॉर्सेट 11। नॉर्सेट 10 को अगर क्रैक करना है तो इसके अंदर पीडियाट्रिक नर्सिंग को आपको पढ़ने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट सिस्टम माना जाता है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम माना जाता है। हर नॉर्सेट के अंदर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं कि क्या एसाइनोटिक डिजीज़ क्या होती है, क्या नहीं होती। इससे पहले अपन ने लास्ट क्लास में जो डील किया था वो किया था नियोनेटल सीपीआर, नियोनेटल रिसक्सिटेशन। नियोनेटल रिसक्सिटेशन मैंने आपको ये सब बताया था, कौन सी पोजीशन होती है, क्या लोकेशन होती है, कितना डेप्थ होता है, क्या रेशो होता है। एक रिसक्सिटेटर है तो क्या करेगा, अगर डबल जो रेस्क्यूअर है वो तब रेशो क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें अपन ने डील करी थी। कब एडिया देना है, कितने में देना है, कौन से रूट से देना है, सारी चीज़ें अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज अपन एक सिस्टम चालू करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जैसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा है, कार्डियो मीन्स हार्ट, वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स, सिस्टम मीन्स एक जो सिस्टम बना हुआ है, जो अपना जो ब्लड जो बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो डिजीज वगैरह हैं, जो एबनॉर्मलिटीज है, अपन उसको इस सिस्टम के अंदर डील करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपने को ये समझ में आना चाहिए कि अपन जो पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग, अपना मेन फोकस है पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग के ऊपर जो है जो पीडियाट्रिक यानी बच्चों का जो सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इन कंपैरिजन टू अडल्ट नॉर्मल है या फिर उनसे कुछ डिफ्रेंशिएट है, क्या है उन दोनों में फ़र्क, ये सारी चीज़ें अपन डील करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे फिटल सर्कुलेशन से। ये सारी इन जो कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ है पीडियाट्रिक्स की, उसको समझने से पहले आपको एक नॉर्मल फिटल सर्कुलेशन पता होना चाहिए कि कैसा क्या सर्कुलेशन होता है। ठीक है, एक बार मैं आपको नॉर्मल फिटल सर्कुलेशन से भी पहले नॉर्मल अडल्ट का सर्कुलेशन समझाता हूँ, ताकि आपको समझने में ईजी रहेगा कि कब कहाँ क्या होता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल, इधर मैं लिखता हूं नॉर्मल अडल्ट सर्कुलेशन। नॉर्मल अडल्ट जो सर्कुलेशन है उसके अंदर ऐसा होता है, आप सब जानते हो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, यहाँ से ब्लड किस में जाएगा, एरोटा में, एरोटा से फिर किस में जाएगा, बॉडी के अंदर। एरोटा के अंदर जो पार्ट्स होते हैं जिससे असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा के बाद में थोरेसिक एरोटा, थोरेसिक के बाद में एब्डोमिनल एरोटा, ऐसे करके एट द एंड पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो सर्कुलेट होगा। इधर से जो ब्लड जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ऑक्सीजनेटेड। कैसा रहेगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। बॉडी से वापस जो रिवर्स होकर के ब्लड आएगा वो किस में आएगा, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा के बाद में जो ब्लड आएगा वो किस में जाएगा, ये सब पूरा ब्लड ऊपर से सुपीरियर वेना केवा लेके आएगी, नीचे से इंफीरियर वेना केवा, ये सारा जो ब्लड आएगा ये ब्लड ड्रेन होगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल से फिर किस में जाएगा, लंग्स में। लंग्स के अंदर जो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में जो ब्लड है धीरे धीरे करके ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए, पल्मोनरी वेन से होते हुए किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। फिर वही सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन एक चालू हो गया। अब इसके अंदर पूरी ये जो आपने नॉर्मल जो सर्कुलेशन देखा है ये पूरा पूरा पेटेंट है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी सेंटिंग नहीं है कि लेफ्ट लंग्स से ब्लड डायरेक्ट आयोटा में जा रहा हो, या फिर मान लो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जा रहा हो डायरेक्ट, ऐसा कोई ब्लड की किसी प्रकार की कोई सेंटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अडल्ट का सर्कुलेशन बता रहा हूं मैं आपको, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। क्या बच्चों के अंदर भी ऐसा ही होता है? नहीं, बच्चों के अंदर बहुत सारी चीजें अलग होती है। क्योंकि जो बच्चा है, जो फीटस है, जो डिलीवरी से पहले जो होता है वो डिपेंड रहता है किसके ऊपर, प्लेसेंटा के ऊपर। किसके लिए? गैस एक्सचेंज के लिए। गैस एक्सचेंज में लंग्स का कोई रोल नहीं होता है। जो बच्चा है वो जो डिलीवरी से पहले जो फीटस है वो लंग्स के मतलब जो लंग्स फंक्शनिंग नहीं होते हैं उसमें, इसलिए वो किस पे डिपेंड रहता है, प्लेसेंटा के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं आपको ये नॉर्मल से, अब आपको मैं बता रहा हूँ फिटल जो सर्कुलेशन है, ये मैंने आपका अडल्ट का बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिटल सर्कुलेशन में कैसे क्या होता है। देखिए फिटल सर्कुलेशन, देखिए फिटल सर्कुलेशन से सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो हार्ट है, हार्ट जो है 4 चैम्बर जो होते हैं, क्या वो 4 चैम्बर जब बर्थ होता है, बर्थ के ऊपर प्रेजेंट हो जाते हैं या बर्थ से पहले कब प्रेजेंट होते हैं? जो फर्स्ट जो 4 चैम्बर जो स्ट्रक्चर्ड हार्ट है वो कब प्रेजेंट करता है?
दूसरी चीज, हार्ट बीट करना कब चालू करता है, ठीक है, ये दोनों चीजें देखिए। हार्ट जो बीट करना चालू करता है वो 3 वीक के ऊपर चालू करता है। कितने वीक के ऊपर? 3 वीक्स के ऊपर। 3 वीक जो जेस्टेशनल एज है फिटस की जो 3 वीक की जेस्टेशनल एज है उसके ऊपर जो है हार्ट बीट करना चालू कर देता है। 6 वीक के ऊपर जो हार्ट की चारों चैम्बर स्ट्रक्चर अपन देख सकते हैं यूएसजी से अपन डायग्नोस कर सकते हैं कि हार्ट का प्रॉपर एकदम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से बन चुका है, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे हार्ट थ्री वीक जेस्टेशन के ऊपर हार्ट का बीट स्टार्ट हो जाता है और हार्ट 4 चैम्बर स्ट्रक्चर डेवलप एट 6 वीक। कितने वीक के ऊपर? 6 वीक के ऊपर चालू हो जाता है। वी कैन डायग्नोस बाय यूएसजी डॉपलर से अपन इसको डायग्नोस कर सकते हैं। कितने वीक के ऊपर? 6 वीक के ऊपर कि हार्ट की जो चारों चैम्बर हैं बन गए हैं कि नहीं बने हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए, अब जो अपन क्या पढ़ना चालू कर रहे हैं, फिटल सर्कुलेशन। ये मैंने आपको बताया कि हार्ट कब बीट स्टार्ट करना चालू करता है। दूसरा, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कब जो है 4 चैम्बर में के अंदर कब प्रेजेंट होगा। तीसरी चीज आपको ये बता देता हूं मैं अब कि जो हार्ट है, जो अब देखिए, जो यहाँ अपन बात कर रहे हैं फिटस की बात कर रहे हैं। फिटस जो ऑक्सीजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? प्लेसेंटा के ऊपर। समझ में आई मेरी बात? क्यों? क्योंकि लंग्स तो फंक्शनिंग है ही नहीं ना। तो जो फिटस है, फिटस डिपेंड ऑन प्लेसेंटा फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है। फिटस जो डिपेंड करता है प्लेसेंटा के ऊपर, किसके लिए? गैस एक्सचेंज के लिए। बिकॉज इन फिटस लंग इज नॉट फंक्शनिंग। क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि लंग्स जो है फंक्शनिंग नहीं है, ठीक है। अडल्ट्स के अंदर जो है जो गैस एक्सचेंज है वो किसके ऊपर होता है? लंग्स के ऊपर होता है, ठीक है। इसके आगे देखिए, अब जो मैं आपको फिटल सर्कुलेशन पढ़ा रहा हूं वो है अम्बिलिकल आर्टरी। देखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड, सबसे पहले आपको प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। देखिए, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। इससे जो है ये एक अपना नन्हा सा जो फिटस है ये अटैच है, ठीक है। ये प्लेसेंटा है, ये क्या है? प्लेसेंटा, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर आपको ओबीजी के अंदर पढ़ाई जाएगी कि प्लेसेंटा के अंदर गैस एक्सचेंज होता है कैसे आइडियली। अब देखिए, ये जो है ये क्या चीज है? ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। मैं इसको पूरा लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर है 3 वेसल होती है। कितनी वेसल होती है? 3 वेसल होती है। एक जो ब्लड को फीटस की तरफ लेके जाएगी, दूसरा जो फीटस से ब्लड को वापस रिवर्स लेके आएगी प्लेसेंटा की तरफ। देखिए, जो प्लेसेंटा से लेकर के ब्लड को फीटस की तरफ लेके आ रही है उसको अपन बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरी। देखिए, ये जो है ये मैंने रेड बनाया ताकि आपको ये समझ में आया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये समझ में आया आपको कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब देखिए, जो ब्लड प्लेसेंटा से फिटस की तरफ जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है? अम्बिलिकल वेन, ठीक है। जो ब्लड फिटस से लेकर के वापस किधर जा रहा है? फिटस से लेकर के वापस प्लेसेंटा की तरफ आ रहा है, उसको बोला जाता है अम्बिलिकल आर्टरी। आइडियली ऐसा होता है कि आप लोग जैसे पढ़ते हो अडल्ट्स के अंदर ये होता है कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। लेकिन फिटल सर्कुलेशन के अंदर ये सी उल्टी है कि अम्बिलिकल वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है
अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आई बात समझ में? इतना आपको कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, एक नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 3 वेसल होती है, 2 अम्बिलिकल, ये जो अम्बिलिकल आर्टरी है ये कितनी होती है 2 नंबर में, ये कितनी होती है नंबर में 1, तो 2 और 1 3, ठीक है। एक बार एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था, कितनी बार रिपीट हो उसका वो क्वेश्चन, कि अगर अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 वेन है, यानी डबल वेसल डिजीज जिसको बोलते हैं, तो अपन किसके बारे में सोचेंगे कि इस फीटस को क्या बीमारी हो सकती है। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर मान लो अगर 2 वेसल ही है, एक अम्बिलिकल आर्टरी एक अम्बिलिकल वेन, 2 ही हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रीनल एजिनेसिस। इस बच्चे के अंदर हो सकता है रीनल एजिनेसिस हुआ हो, इसीलिए वो जो वेसल है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। ये कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी है कि डबल वेसल डिजीज को, और डबल वेसल जो डिजीज देखी जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, किसके अंदर देखी जाती है, रीनल एजिनेसिस, ठीक है। देखिए अब अपन वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, अम्बिलिकल जो फीटल सर्कुलेशन है। अब मैंने आपको ये बता दिया किधर से किधर ब्लड अगर प्लेसेंटा से किसकी तरफ जा रहा है, फिटस की तरफ, तो किस जाएगा, ये है फिटस, ठीक है। तो अम्बिलिकल वेन के थ्रू जाएगा, और वापस फिटस से प्लेसेंटा की तरफ जाएगा तो अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू जाएगा, जो नंबर में 2 होती है। अब देखिए ये आपको मैंने आपको एक नॉर्मल से स्ट्रक्चर बता दी। अब समझिए आपको ये जो अम्बिलिकल आर्टरी और वेन है, ये डायरेक्ट फिटस के अंदर कौन सी वेसल्स के अंदर यूनाइट होती है। जो ये मैंने बताया था आपको, ये जो प्लेसेंटा से जो अम्बिलिकल वेन जा रही है, ये फिटस के अंदर किस जगह पे अटैच हो रही है, क्या डायरेक्ट हार्ट में अटैच हो रही है या किसी और जगह पे हो रही है, कहाँ हो रही है, तो अपन देखते हैं, ठीक है। देखिए अम्बिलिकल देखिए ये है प्लेसेंटा, ठीक है, ये है प्लेसेंटा। इसके अंदर जो है 2 है, अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। अब जो अम्बिलिकल वेन है ये किधर जाएगी, अम्बिलिकल जो वेन है, अम्बिलिकल वेन कहाँ से जाएगी, ये जो फिटस है, फिटस के अंदर एंटर होगी। फिटस के अंदर एंटर होते ही कहाँ पे, जो फिटस की जो हेपेटिक वेन है, पोर्टल वेन, जो लीवर के अंदर जो वेन्स है, लीवर की जो लेफ्ट ब्रांच है उसके अंदर अटैच होगी। ये किस में यूनाइट होगी, लीवर की लेफ्ट ब्रांच के अंदर। अम्बिलिकल वेन जो है ये किस में अटैच होकर के जाएगी, पोर्टल वेन, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन इन फिटस। फिटस के अंदर जो लेफ्ट ब्रांच है उसके अंदर जाकर के ये इसमें जाकर के यूनाइट होगी, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, जो लेफ्ट वाली जो ब्रांच है ये आगे किस में, इसके बीच में जो लेफ्ट वाली जो ब्रांच है ये आगे जाकर के किस में जाके मिलेगी, हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर कैसे मिलेगी, देखिए जो डक्टस आर्टेरियोसस है, डक्टस विनोसस, सॉरी डक्टस विनोसस, डक्टस विनोसस जो है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है डक्टस विनोसस, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस के थ्रू ये जो ब्लड है, ये एक शंटिंग का एक टाइप है। ये जो आपने जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन देखा था उसके अंदर ये नहीं होता है डक्टस विनोसस। ये जो है केवल जो फिटल सर्कुलेशन है उसी के अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होगा कि ये जो ब्लड है, ये जो मैक्सिमम जो ब्लड है, ये जो इसको डाइवर्ट कर देगा। ये आइडियली किस में है, अभी ये सब चीज सिस्टम किस में है, ये पूरा जो सिस्टम है ये क्या है, ये फिटस का लीवर है, ये लीवर के अंदर है, ये लीवर के अंदर है। लेकिन ये जो लीवर के अंदर जो सिस्टम है, जो अगर ये पूरा का पूरा ब्लड जो अम्बिलिकल वेन के अंदर कैसा ब्लड आया, ये देखिए आप, अम्बिलिकल वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। इसके अंदर जो क्या, ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अगर पूरा पूरा लीवर के अंदर ही रहेगा, तो लीवर के अंदर रहेगा तो पूरी बॉडी के अंदर कैसे सर्कुलेट होगा। तो ये क्या करता है, जो डक्टस विनोसस जो है, ये जो चैम्बर है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको क्या करता है कि इस जो लीवर की जो लेफ्ट ब्रांच से है, इसको डाइवर्ट कर करके लीवर के ऊपर भी ओवरलोड नहीं होगा, और ये किसके ऊपर डाल देगा, जो इंफीरियर वेना केवा है उसके अंदर ड्रेन कर देगा। किसके अंदर ड्रेन करेगा, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन कर देगा। आप जानते हो कि इंफीरियर जो वेना केवा है, ऑलरेडी जो किडनीज है, जो रीनल वेन है, ये और ये जो लोअर लिम्ब की जो सर्कुलेशन है, जो रिवर्स जो वापस जो रिटर्न जो सर्कुलेशन होगा वो सब किस में आएगा, इंफीरियर वेना केवा में आएगा।
जो अपर चेस्ट के जो अपर बॉडी का है, जैसे हेड है और जो अपर एक्सट्रीमिटीज है, इनका जो रिटर्न जो सर्कुलेशन है ब्लड जो हार्ट की तरफ जाएगा वो कैसे जाएगा, सुपीरियर वेना केवा की तरफ। तो जो इंफीरियर वेना केवा के अंदर और क्या क्या आके मिलेगा, अब देखिए ये जो ब्लड है ये तो अभी मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो रीनल वेन, इसके अंदर और क्या मिल जाएगा, लोअर एक्सट्रीमिटी वेन, ये सारी चीजें जो इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा के बाद में जो ब्लड है वो किधर जाएगा, जो इंफीरियर वेना केवा किस में यूनिट होती है, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, किस में जाएगी ये। अब देखिए ये इधर मैं एक बना देता हूं, ये जो है ये किस में जाएगा, हार्ट के, ये जो है राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब जो इंफीरियर वेना केवा है इसी के साथ में सुपीरियर वेना केवा, जो सुपीरियर वेना केवा भी जो है ब्लड लेकर के किस में आएगी, किस में ड्रेन करेगी, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो ब्लड आएगा, जो इसका 1/3 जो पार्ट है वो किसके अंदर ड्रेन हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से डायरेक्ट जो ब्लड की शंटिंग है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको अपन फोरामेन ओवले बोलते हैं, फोरामेन ओवले, जिसको बाद में जाकर के फोसा ओवलिस भी बोलते हैं। ये जो फोरामेन ओवले है इसके थ्रू जो ब्लड की जो है यहाँ पे जो मान लो जो ब्लड आया उसका जो 1/3 पार्ट है ये किस में ड्रेन हो जाएगा, डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। इसके बाद में जो इसका जो 2/3 पार्ट है, कितना पार्ट, 2/3 पार्ट, ये किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब ये जो ब्लड आ रहा है, ये मैंने जो रेड से शो किया है, ये आपको पता होगा कि ये जो प्लेसेंटा के थ्रू आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ये जो 2-3 ब्लड है, ये जो इसमें जो ट्राइकस्पिड वाल्व रहता है इसके थ्रू इसमें आ गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक, किस में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जाएगा। और इधर लेफ्ट, ये जो राइट जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, फिर इसमें आगे अरोटा में, किस में जाएगा, अरोटा के अंदर। जो अरोटा है आपको पता होगा, जो अरोटा है जो जैसे मान लो ये जो हार्ट की शेप आपको पता होगा फिस्ट होती है, फिस्ट मतलब मुट्ठी, अपनी मुट्ठी की शेप में जो हार्ट होता है। अरोटा जो है नीचे से निकल करके पीछे की साइड से होकर के ऐसे आती है, जो हार्ट के जो मतलब जो अरोटा निकलेगी यहाँ से निकल के ऐसे आएगी, समझ रहे हो मेरी बात को। ये जो निकलने वाली अयोटा है ये असेंडिंग अयोटा, फिर ये जो आर्च बनेगी ये आर्च ऑफ अयोटा, फिर जो नीचे जो आएगी वापस हार्ट के लेवल पे ये होती है डिसेंडिंग अयोटा। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब जो है ये जो अब यहाँ से जो अरोटा निकलेगी कैसे निकलेगी, यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे, समझ में आ रही है मेरी बात। हार्ट के एक इन सर्कल होकर के ऐसे निकलेगी, जो यहाँ से लेकर के जो ये जो मैं ये अलग पेन से शो कर देता हूँ मैं पिंक कलर से, ये यहाँ से लेकर के जो ये जो पार्ट है ये है एब्डोमिनल असेंडिंग अयोटा, ठीक है। इसके बाद में जो है ये जो मैं ब्लैक से शो कर रहा हूँ, ब्लैक से जो शो कर रहा हूँ ये है आर्च ऑफ अयोटा, ठीक है। इसके बाद में जो मैं ये ब्लू कलर से जो शो कर रहा हूँ ये है डिसेंडिंग अयोटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। ये है ये आर्च ऑफ ये असेंडिंग अयोटा, ये आर्च ऑफ अयोटा, ये डिसेंडिंग अयोटा, ठीक है। अभी ब्लड जो है असेंडिंग अयोटा से होते हुए आर्च ऑफ अयोटा से होते हुए डिसेंडिंग अयोटा से होते हुए किस में जाएगा, थोरासिक अयोटा, थोरासिक अयोटा से किस में जाएगा, एब्डोमिनल अयोटा, एब्डोमिनल अयोटा से। ये ब्लड स्लाइड छोटी होती है क्या यार, नहीं होती है, चलिए इसी में आप एडजस्ट करते हैं। थोरासिक अयोटा से एब्डोमिनल अयोटा, एब्डोमिनल अयोटा से होते हुए कहाँ जाएगा आगे, ये मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो आर्च ऑफ अयोटा है यहाँ से जो है एक तीन वो निकलती है, तीन वो निकलती है। क्या निकलती है, देखिए 3 वेन्स निकलती है। एक तो ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। इसके बाद में जो निकलती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इसके बाद में जो निकलती है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। अब समझिए मेरी बात को, पल्मोनरी ट्रंक से जो पल्मोनरी ये जो ब्लड आया इधर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, ये किस में आ गया, पल्मोनरी ट्रंक में। जो पल्मोनरी ट्रंक से जो ब्लड है ये किस में जाएगा, लंग्स में, किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। लेकिन अभी लंग्स जो है फिटस के अंदर फंक्शनिंग है क्या, नहीं है। क्या नहीं है, लंग्स फंक्शनिंग नहीं है, लंग्स बिल्कुल कोलैप्स्ड है, एलोरा बिल्कुल कोलैप्स्ड है।
लंग्स का आपस में कोई किसी प्रकार का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ये सारा ब्लड इसमें जाएगा तो इसके अंदर ओवरलोड होगा कि नहीं होगा। तो और दूसरी चीज इसके अंदर जो ऑक्सीजनेशन हो ही नहीं रहा, तो इस लंग्स में जाने का फायदा क्या है। तो इसके लिए क्या होता है कि बॉडी ने अपने आप में एक एडेप्टेशन बनाया हुआ है, बॉडी ने ये एडेप्टेशन बनाया हुआ है कि जो पल्मोनरी ट्रंक से जो है एक शंटिंग होती है, ठीक है। ये शंटिंग मैं आपको एक बहुत अच्छे कलर से समझा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। पर्पल कलर, यस, पर्पल कलर से मैं आपको एक शंटिंग बता रहा हूँ। पल्मोनरी ट्रंक से जो है ये जो शंटिंग होती है, ये होती है डिसेंडिंग अयोटा के अंदर अटैच होती है। समझ में आ रही है मेरी बात। ये शंटिंग, इस शंटिंग को बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डक्टस आर्टरियोसस। इस डक्टस आर्टरियोसस का क्या फायदा है, जो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जो ब्लड आया है वो सारा ब्लड लंग्स में नहीं जाएगा। लंग्स में कितना परसेंट जाएगा, 10%। कितना परसेंट, 10%। इधर कितना जाएगा, 90%। कितना ब्लड, 90% ब्लड किससे जाएगा, डक्टस आर्टरियोसस से होता हुआ एब्डोमिनल अयोटा मिल जाएगा। एब्डोमिनल अयोटा में मिलने से क्या फायदा है, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर नीचे की साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है एब्डोमिनल अयोटा से होते हुए, ये एब्डोमिनल अयोटा के बाद में कहां जाएगा, इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी के अंदर ये थोरेसिक अयोटा से एब्डोमिनल अयोटा से इंटरनल इलियक आर्टरी से होते हुए ये कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। राइट और लेफ्ट जो इलियक आर्टरीज है ये आगे जाकर के किसमें बनाएगी, आगे जाकर के क्या किसमें यूनाइट हो जाएगी, अम्बिलिकल आर्टरीज के अंदर। जो अब देखो यहां से जो ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर, ये जो ट्रंक जो डक्टस आर्टरियोसस है, इससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये 90% ब्लड किसमें मिल गया, डिसेंडिंग अयोटा में। डिसेंडिंग अयोटा में मिलने से क्या हुआ, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया। पूरी बॉडी को जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया, उसके बाद में जो रिटर्न जो ब्लड जा रहा है वो वापस रीऑक्सीजनेटेड तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो ऑक्सीजन था इन पूरी बॉडी ने एब्डोमिनल अयोटा थोरेसिक अयोटा से ब्रांच से होते हुए इलियक आर्टरी की ब्रांच से होते हुए पूरी बॉडी के अंदर तो सर्कुलेट तो कर दिया। अब वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में जाएगा, इंटरनल इलियक आर्टरी से होते हुए किस में जाएगा, एब्डोमिनल किस में जाएगा, अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर। अम्बिलिकल आर्टरी से होते हुए प्लेसेंटा के अंदर जाएगा, फिर वापस यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर अम्बिलिकल वेन में, फिर इससे ऐसे। तो ये पूरा एक फिटल सर्कुलेशन है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए 2 पॉइंट बताते हैं हम आपको। ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि ये क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये शायद मेरे हिसाब से कोई नहीं बताएगा आपको कि जो डक्टस वेनोसस है, डक्टस आर्टरियोसस जो है ये किस जगह पे यूनाइट होता है। देखिए पल्मोनरी ट्रंक के ऊपर जो यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक से जो है लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से क्या निकली, पल्मोनरी ट्रंक निकली। पल्मोनरी ट्रंक निकलने के बाद में राइट और लेफ्ट 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है, जो अलग अलग दोनों लंग्स के अंदर जाती है, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक से जैसे ही डिवाइड होती है वहां से जो लेफ्ट जो निकलती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, वहां से जो डक्टस आर्टरियोसस कनेक्ट होता है एब्डोमिनल अयोटा को, ठीक है। लेफ्ट वाली जो पल्मोनरी आर्टरी है पल्मोनरी ट्रंक के जस्ट पास में, यहां से ये यूनाइट होकर के किसमें कनेक्ट होता है, एब्डोमिनल डिसेंडिंग अयोटा के अंदर। डिसेंडिंग अयोटा के अंदर जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है, ये एक्चुअल में इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इतना बड़ा होता नहीं है। हार्ट कितना होता है, बच्चों का फिटस तो बहुत छोटा सा होता है। तो ये जो अटैच होती है इसके जस्ट पास में, ये जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है इसके जस्ट पास में यहाँ आकर के ये जो डक्टस आर्टरियोसस है ये यहाँ यूनिट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या देखिए, ये जो है लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है लेफ्ट साइड की जो हाथ की जो सप्लाई है उसको देगी, प्लस लेफ्ट साइड की जो बॉडी है जो अपर चेस्ट है उसको सप्लाई देगी। अब देखिए एट बर्थ के ऊपर जो अपन जो फिटस है, फिटस का जो अपन SpO2 देखते हैं वो देखते हैं राइट हैंड से देखते हैं। राइट हैंड से अगर SpO2 अगर एक्यूरेट SpO2 देखना है एट बर्थ के ऊपर बच्चों का, अभी नोट सेट 8 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों का जो न्यूबॉर्न है उसका एट द 2 मिनट के ऊपर जो सेचुरेशन है, ऑक्सीजन सेचुरेशन वो कितना होगा, ठीक है। उसमें ऑप्शन में था कि 65 to 70% ऐसा कुछ था, तो वो एकदम एक्यूरेट ऑप्शन था। अब उसके अंदर जो साइट नहीं पूछी थी, हो सकता है अगले नोट सेट के अंदर आपको साइट पूछ लेगी। साइट कौन सी लेंगे, जो प्रीफर्ड साइट है वो रहेगी राइट साइड में। न्यू बॉर्न के अंदर SpO2 देखने के लिए एक्यूरेट जो प्रायोरिटी वाइज साइट है, एक्यूरेट साइट है वो होती है राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसके अंदर देखेंगे। क्यों देखेंगे, इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो है इसके अंदर जो डक्टस आर्टरियोसस है इसके अंदर कहीं ना कहीं इस साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी भाई ऑलरेडी इसके अंदर और क्या क्या आ रहा है, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा है, ये सारा इसमें ड्रेन हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं मिक्सिंग हो रही है। भाई मान रहे कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेकिन सुपीरियर वेना केवा से
और इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो पूरी बॉडी से जो ये लोअर एक्सट्रीमिटी से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये तो आ ही रहा है ना, तो इसमें मिक्सिंग हो रही है, ये सारा ब्लड मिक्स होकर के किस में जा रहा है, इसके अंदर सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वापस यहाँ पे इस मिक्सिंग होगी तो इस साइड में जो मिक्स वाला ब्लड जाएगा, लेफ्ट साइड की जो हाथ में है जो सप्लाई जाएगी वो मिक्स वाली जाएगी, तो कहीं ना कहीं SpO2 का एक्यूरेसी एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं आएगी। अब इसके कंपेरिजन में देखिए, ये जो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है ये सप्लाई करती है डायरेक्ट राइट एंड, राइट इससे क्या दो ब्रांच निकलती है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवन आर्टरी जो राइट साइड में सप्लाई करती है। इसमें मिक्सिंग नहीं होती है यहाँ पे, है ना, तो ये डायरेक्ट राइट साइड में सप्लाई करती है। ये डक्ट है, ये जो डक्टस आर्टरियोसस है इससे पहले है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रीडक्टल। क्या बोला जाता है, प्रीडक्टल। इसके बाद में जो बोला जाएगा पोस्ट डक्टल। जो प्रीडक्टल जो सप्लाई है वो किसकी साइड में जा रही है, राइट हैंड की तरफ अच्छी जा रही है, क्योंकि इसमें यहाँ पे मिक्सिंग इसके कंपैरिजन में कम होगी कि नहीं होगी, तो इसलिए जो है राइट हाथ से, राइट हैंड से SpO2 देखा जाता है। ठीक है, ये जब मैं आपको वाइटल साइन वगैरह पढ़ाऊंगा या जो नॉर्मल थिंग्स पढ़ाऊंगा न्यू बॉर्न के अंदर, तब मैं आपको और अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये जो फीटल सर्कुलेशन है इसको मैं चार्ट की तरफ से समझाता हूँ आपको कि चार्ट कैसा होता है। देखिए, ये इधर से क्या निकली, अम्लाइकल अम्लाइकल वेन से ब्लड किस में जाया, इधर देखिए अम्लाइकल वेन से, यहाँ से प्लेसेंटा से अम्लाइकल वेन से ब्लड किस में जाएगा, पोर्टल वेन ऑफ फीटस। जो पोर्टल वेन्स की जो लेफ्ट ब्रांच है उसके अंदर अटैच होगा, यहाँ से डक्टस वेनोसस के अंदर जाएगा। यही चीज में अपन आगे लिखेंगे। देखिए अम्लाइकल वेन से किस में गया ब्लड, पोर्टल वेन ऑफ फीटस। ये किस ब्रांच में हुआ, लेफ्ट ब्रांच के अंदर जैसे यूनाइट हुआ, इसके बाद में ब्लड किधर गया, इधर देखिए आप, लेफ्ट ब्रांच के अंदर यूनाइट होने के बाद में किस में गया, डक्टस विनोसस। ठीक है, डक्टस विनोसस के बाद में क्या हो गया, इंफीरियर वेना कावा के बाद में किस में ब्लड गया, राइट एट्रियम। इधर देखिए इंफीरियर वेना कावा, ये जो इंफीरियर कावा से होते हुए किस में गया, राइट एट्रियम। ठीक है, अब राइट एट्रियम में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 1/3 ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम में सेंट हो जाएगा और जो 2/3 ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, इधर भी मैं वो लिख देता हूँ, राइट एट्रियम से 1/3, इसमें अलग पेन से लिखता हूँ मैं आपको, वन थर्ड जो ब्लड है वो किस में गया, राइट एट्रियम से किस में गया, फोसा ओवेलिस, या जिसको अपन फोरामेन ओवले बोलते हैं, फोरामेन ओवले से होते हुए किस में गया, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इधर जो है 2/3 ब्लड, कितना ब्लड, 2/3 ब्लड जो किस में आ गया, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, इधर जो 2/3 ब्लड है ये किस में आ गया, राइट वेंट्रिकल में। इधर लिख देता हूँ, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, इसके आगे देखिए, अब देखिए ये जो अब मैं आपको आगे वाली स्लाइड में समझाता हूँ। ये जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से 1/3 ब्लड किस में आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, इधर 2/3 ब्लड जो है किस में आ गया, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब देखिए ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो फोसा ओवलिस से होते हुए, फोरामेन ओवलिस होते हुए किस में गया, लेफ्ट एट्रियम से किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। इधर देखिए ये जो राइट वेंट्रिकल वाला जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आगे किस में गया, राइट वेंट्रिकल से किस में गया, पल्मोनरी ट्रंक में। किस में गया, पल्मोनरी ट्रंक में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से किस में जाएगा ब्लड, पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक से फिर जो लेफ्ट ये अल्टीमेट लिखा मतलब लेफ्ट है। ठीक है, लेफ्ट जो इसकी जो पल्मोनरी आर्टरी है भाई, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा, पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। पल्मोनरी आर्टरी से निकलेगी तो जो लेफ्ट जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो लेफ्ट वाली पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है ये जो ब्लड जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा ये, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पहले बताया था आपको, देखिए पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जो जाएगा वो 10% ब्लड तो किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा, और 90% ब्लड जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में किसके थ्रू जाएगा, डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू। किसके थ्रू, डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू। देखिए 10% जो ब्लड है वो किस में जाएगा, लंग्स। इतनी बात समझ में आई। और इधर जो 90% जो ब्लड है
इसका जो 90% ब्लड है वो किस में जाएगा, डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस आर्टरियोसस, ठीक है। डक्टस आर्टरियोसस से ब्लड किस में जाएगा फिर, ये किस में जाएगा, डिसेंडिंग आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा के अंदर जो डक्टस आर्टरियोसस जो यूनिट होगा जस्ट डिस्टल टू लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। अब देखिए होता ये है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था डक्टस आर्टरियोसस जो है ये यूनिट कहाँ होगा, जस्ट डिस्टल, यानी ये जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है आर्च ऑफ आयोटा के अंदर, यहां से डिसेंडिंग आयोटा चालू हो गया, डिसेंडिंग आयोटा जैसे चालू हुआ ये जो डक्टस आर्टरियोसस यहाँ पे यूनिट होगा, ठीक है। आई बात समझ में नहीं आई, इधर देखिए मैंने ये चीज लिखी है, पल्मोनरी ट्रंक से 10% ब्लड लंग्स में जाएगा, 90% ब्लड डक्टस आर्टरियोसस में जाएगा, ठीक है। डिसेंडिंग आयोटा, इधर से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, असेंडिंग आयोटा, असेंडिंग आयोटा से होते हुए किस में जाएगा, असेंडिंग आयोटा के अंदर जो आपको पता होगा कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी रहती है वो हार्ट की सप्लाई के लिए रहती है, ठीक है। असेंडिंग आयोटा के बाद में ब्लड किस में जाएगा, आर्च ऑफ आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा से 3 ब्रांच निकलेगी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। आर्च ऑफ आयोटा से ब्लड किस में जाएगा, डिसेंडिंग आयोटा में, ठीक है। इधर से भी पूरा ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए किस में आ गया, डिसेंडिंग आयोटा में, इधर से पल्मोनरी ट्रंक से होते हुए डक्टस आर्टरियोसस से होते हुए ब्लड किस में आ गया, डिसेंडिंग आयोटा में, ठीक है। अब डिसेंडिंग आयोटा से किस में जाएगा फिर, थोरासिक आयोटा में, देखिए थोरासिक आयोटा से फिर बाद में ब्लड किस में जाएगा, एब्डोमिनल आयोटा, एब्डोमिनल आयोटा के अंदर, एब्डोमिनल आयोटा से किस में जाएगा फिर, इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, ये कितनी होती है, 2 होती है, राइट साइड में भी होती है और लेफ्ट साइड में भी होती है। ये किस में जाकर के मिल जाएगी फिर, अम्लाइकल आर्टरी, ठीक है। ये भी किस में मिल जाएगी, अम्लाइकल आर्टरी, ठीक है, अम्लाइकल आर्टरी के अंदर मिल जाएगी। ये दोनों किस में होती है इधर देखिए, ये दोनों किस में होती है, यहीं पे अम्लाइकल वेन के साथ में जो अम्लाइकल आर्टरी होती है, ये दोनों मिलकर के क्या मिलाती है, अम्लाइकल कॉर्ड मिलाती है, ठीक है। तो देखिए फीटल सर्कुलेशन कैसे होगा, अम्लाइकल वेन से पोर्टल वेन, पोर्टल वेन में की कौन से ब्रांच में, लेफ्ट ब्रांच में, ठीक है। उसके अंदर जो डक्टस वेनोसस है, डक्टस वेनोसस उसकी क्या कर देगा, सेंटिंग कर देगा। सेंटिंग का मतलब ब्लड को जिस डायरेक्शन में जाना था वहां से न जाकर के किसी और डायरेक्शन में भेज दिया अपन ने, एक पाइप लगा करके। तो जो लीवर के अंदर, जो ये कहाँ है, लीवर के अंदर है, लीवर से ब्लड को अपन ने डाइवर्ट करके इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, इंफीरियर वेना केवा के अंदर भेज दिया। आई बात समझ में, इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो है राइट, फिर ब्लड किस में ड्रेन होगा, राइट एट्रियम, यहाँ से 1/3 ब्लड फोरामिना ओवुलस से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में, 1/2 ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब जो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड जाएगा ये किस में जाएगा, कि पल्मोनरी ट्रंक में, यहाँ से 10% ब्लड लंग्स के अंदर चला जाएगा, 90% ब्लड जो डक्टस आर्टरियोसस से होते हुए किस में जाएगा, डिसेंडिंग आयोटा में, ठीक है। इधर से जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए आयोटा से होते हुए डिसेंडिंग आयोटा में सारा ब्लड आ गया। यहाँ से पूरी थोरासिक आयोटा से एब्डोमिनल आयोटा, ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो गया, ठीक है। और वापस यहाँ से रिटर्न टू, ये किस में हो जाएगा, रिटर्न टू प्लेसेंटा, रिटर्न टू प्लेसेंटा, यहां से ब्लड किस में वापस रिटर्न कर जाएगा, प्लेसेंटा के अंदर। अब देखिए होता यह है कि जो लंग्स है, लंग्स का मतलब जो अभी जो लंग्स है ऐसे कोलैप्स्ड है, दोनों लंग्स कोलैप्स्ड है, उसके अंदर जो ब्लड है, कोई भी चीज़ अगर बंद है तो उसके अंदर अपने को अगर ब्लड डालना है, अगर मान लो पानी डालना है, कोई भी डालना है, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि अंदर जो है ब्लॉक्ड है, सारे जो लंग्स है वो तो क्या है, एलोलाई कोलैप्स्ड है, तो उसमें ब्लड जाएगा नहीं। इसीलिए जो ड्यूरिंग जो फीटल सर्कुलेशन है, ड्यूरिंग फीटल सर्कुलेशन क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, देखिए मैं अलग पेन से लिखता हूँ पर्पल कलर से, ठीक है। ड्यूरिंग फीटल सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी वेस्कुलर रेसिस्टेंट PVR, यानी पल्मोनरी वेस्कुलर रेसिस्टेंट
देखिए पल्मोनरी वेस्कुलर रेसिस्टेंस, पल्मो मीन्स लंग्स, लंग्स के अंदर वेस्कुलर रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। अब आप खुद ही सोचिए, अगर कोई बंद चीज़ है उसके अंदर अपने को ब्लड की सप्लाई ज़्यादा देनी है तो अंदर ऊपर से यहाँ से प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तभी तो इसमें ब्लड जाएगा। तो ड्यूरिंग फीटल सर्कुलेशन पल्मोनरी वेस्कुलर रेसिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज होता है। अब जैसे जैसे डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी होने के बाद में क्या होगा, लंग्स बच्चा क्राई करेगा, क्राई करने से क्या होगा, ब्रीथ करेगा, ब्रीथ करने से क्या होगा, लंग्स खुल जाएंगे, लंग्स खुल जाएंगे तो एकदम से सप्लाई कम हो जाएगी, एकदम से ये जो वेस्कुलर रेसिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। डाउन होने से क्या होगा जो ये सेंटिंग इधर जा रही थी ये ब्लड इधर न जाकर के किधर जाएगा, इधर जाएगा लंग्स के अंदर। तो जो ब्लड की जो शिफ्टिंग है अभी ऑक्सीजनेशन के लिए, इसके थ्रू किस पे शिफ्ट हो जाएगी, लंग्स के ऊपर। आई बात समझ में। जो न्यूबॉर्न है जैसे डिलीवरी के बाद में वेस्कुलर रेसिस्टेंस कम होगा, ये शंट इधर ना होकर के, अभी इधर का जो अगर शंट कम हो गया, जो इधर ब्लड इजीली जाएगा तो इजीली इधर ही चला जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, क्योंकि लंग्स में फंक्शन करने लग गए, लंग्स फंक्शन करने से क्या होगा, पीवीआर कम हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, तो ब्लड की शंटिंग इधर हो जाएगी। तो जो न्यूबॉर्न है उसका जो गैस एक्सचेंज किस पे शिफ्ट हो जाएगा, प्लेसेंटा से डायरेक्टली किस पे शिफ्ट हो जाएगा, लंग्स पे। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर जो इंट्रोडक्शन के अंदर 2 लाइन लिखाई थी, न्यूबॉर्न जो होता है डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है, गैस एक्सचेंज के लिए, न्यूबॉर्न लंग्स के ऊपर होता है, फिटस प्लेसेंटा के ऊपर होता है। तो प्लेसेंटा से लंग्स के ऊपर यहां से शिफ्ट होगा। ठीक है, अब इधर देखिए इधर क्या है, सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस। जो इधर जो ब्लड है, इधर जो इधर का जो डिसेंडिंग एओर्टा के बाद में जो सिस्टम के अंदर जो ब्लड जा रहा है, इधर के अंदर किसी प्रकार की कोई शंटिंग नहीं है। इधर तो सब आगे पेटेंसी है ना, थोरेसिक एओर्टा भी ओपन है, आगे एब्डोमिनल एओर्टा भी ओपन है, सब चीजें खाली पड़ी है, तो ब्लड इजीली रन करेगा। तो ड्यूरिंग फीटल सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। समझ में आ रही है। पल्मोनरी वेस्कुलर रेसिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि लंग्स कोलैप्स्ड है और पूरी बॉडी के अंदर जो बाकी की वेसल्स है वो तो खुली हुई है एब्डोमिनल एओर्टा के आगे, तो वो इसीलिए सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। देखिए ये जो है, ये जो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, ड्यूरिंग फीटल सर्कुलेशन पीवीआर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, पल्मोनरी वेस्कुलर रेसिस्टेंस, सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। आई बात समझ में। अब जैसे ही ये बर्थ हो जाएगा, ये फीटल सर्कुलेशन ये बर्थ हो जाएगा, बर्थ के ऊपर क्या होगा, लंग फंक्शन, लंग्स की फंक्शनिंग चालू हो जाएगी। लंग्स की फंक्शनल चालू होते भी क्या होगा, पीवीआर जो है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। देखो इसके अंदर और क्या होगा, सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस बॉडी के अंदर क्या होता है, इतनी देर तो केवल ये पेटेंट थी, लेकिन अब जो क्या हो गया कि जो लेफ्ट साइड का जो हार्ट है, वो डोमिनेंट हो गया, वो डोमिनेंट हो गया, तो उसके अंदर जो सप्लाई है अब ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसके लिए जो क्या सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस क्या है, पूरा का पूरा किस हो जाएगा, इसका सिस्टमिक वेस्कुलर जो लेफ्ट साइड हार्ट डोमिनेट, लेफ्ट साइड डोमिनेट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। इसकी वजह से क्या होगा, सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। ये मैंने आपको एक नॉर्मल सी चीज बताई। अब देखिए ये जो मैंने आपको एक फीटल सर्कुलेशन बताया है, क्या ये जो अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलिकल आर्टरी है, डक्टस वेनोसस है, डक्टस आर्टरियोसस है, फोरामेन ओवले है, ये सारी चीज़ें जो बर्थ के बाद में भी रहती है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ें बर्थ के बाद में धीरे धीरे करके कुछ समय के साथ में लेफ्ट हो जाती है, क्लोज हो जाती है। इन स्ट्रक्चर का बर्थ के बाद में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे समय के साथ में ये चीज़ें क्या हो जाएगी, धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी एनाटॉमिकली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, एक आपने बीमारी पढ़ी होगी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, क्या पढ़ा होगा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। समझ में आई बात, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस के अंदर क्या होता है, जो डक्टस आर्टरियोसस है वो पेटेंट रह जाता है समय के, देखो ये क्या है, अभी पेटेंट है, किसके अंदर, फीटल सर्कुलेशन के अंदर। फीटल सर्कुलेशन के अंदर जो पेटेंट है, फीटल सर्कुलेशन के अंदर जब पेटेंट है तो उसका फायदा क्या है कि ब्लड की शंटिंग कर रहा है थोरेसिक एओर्टा को, ताकि लंग्स के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर नहीं बढ़े। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये खुला रह जाए जन्म के बाद में भी, तो जन्म के बाद में भी खुला रह जाएगा, तो ये क्या होगा, ये सारा ब्लड इसमें डालेगा, इसके अंदर डालेगा, तो लंग्स के अंदर प्रॉपर ब्लड जाएगा नहीं, तो क्या होगा, फिर अच्छे से ऑक्सीजनेट नहीं होगा। समझ में आ रही, इसी चीज को क्या बोला जाता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। ठीक है, अब देखिए इस टाइम पे क्या होता है कि इधर जो है राइट साइड का जो हार्ट है,
इस साइड में जो ब्लड की सेंटिंग किस साइड से किस साइड होगी, देखो राइट, जो राइट साइड का जो हेड है वो डोमिनेंट है, क्योंकि लेफ्ट साइड के अंदर जो इतना वो लेफ्ट साइड के अंदर डोमिनेंट नहीं होता, राइट साइड के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि यहाँ से ब्लड डक्टस आर्टरियोसस से होते हुए इस साइड में भेजना होता है, ठीक है। तो जो ये साइड की जो डोमिनेंट है, इस साइड प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो अब इसके बाद में देखिए, अभी ब्लड किस साइड से जा रहा है, डक्टस आर्टरियोसस के अंदर राइट साइड से लेफ्ट साइड, ऐसे ब्लड आ रहा है राइट साइड से लेफ्ट साइड को जा रहा है, ऐसे ब्लड आ रहा है लेफ्ट साइड को जा रहा है। जब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस होगा, जैसे बर्थ हो जाएगा तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड डोमिनेंट हो जाएगा, लेफ्ट साइड के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जो ब्लड की सेंटिंग होगी, जब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस जो बीमारी होती है उसके अंदर जो सेंटिंग होगी कैसे होगी, लेफ्ट साइड से राइट साइड। इधर से ब्लड आएगा, ये खुला है रास्ता, तो यहाँ से एब्डोमिनल अorta से ब्लड होते हुए लंग्स में जाएगा, यहाँ से होता हुआ ब्लड में इसमें जाएगा, यहाँ से होते हुए ऐसे इसमें जाएगा। नॉर्मल जो डक्टस, अगर आपको कोई पूछे, थोड़ा ध्यान दीजिए, नॉर्मल अगर आपको कोई पूछे कि डक्टस आर्टरियोसस की जो फ्लो है वो किस साइड है, राइट टू लेफ्ट, ये नॉर्मल है। लेकिन पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस के अंदर जो फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको अपन आगे साइनोटिक डिजीज के अंदर अच्छे से और इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये मैं आपको ये चीज बताता हूं कि जो रेमिनेंट्स है, रेमिनेंट्स ऑफ फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। रेमिनेंट्स ऑफ फीटल सर्कुलेशन क्या होता है? देखिए, रेमिनेंट्स ऑफ फीटल जो सर्कुलेशन है उसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फोरामेन ओवले। इसकी लोकेशन आपको बतानी, इसकी जो लोकेशन है फोरामेन ओवले, ये रहा फोरामेन ओवले। ये जो मैंने रेड कलर के अंदर ये जो बनाया हुआ है ये है फोरामेन ओवले। अब समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखो, फोरामेन ओवले जो है ये रेमिनेंट्स है, जो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है बिफोर बर्थ है, ये क्या है, बिफोर बर्थ। इधर क्या आ जाएगा, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद में, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जो फोरामेन ओवले है इसकी जो लोकेशन है ये क्या है, लोअर एट्रियल सेप्टम। समझ में आएगी नहीं आई बाद में? ये जो है, ये जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो है मैंने आपको बताया था कि इसकी जो लोकेशन ये कहाँ है, दोनों एट्रिया है, दोनों एट्रिया का जो सेप्टम है उसकी जो लोअर साइड में है इसकी लोकेशन होती है। समझ में आएगी कि नहीं आई? ठीक है। अब देखिए, ये जो है बाद में जो फोरामेन ओवले है ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जन्म के जैसे जन्म हो जाएगा उसके बाद में किस में हो जाएगा, फोसा ओवेलिस। समझ में आएगी नहीं आई बात? फोसा ओवेलिस बना जाएगा, इसका जो रेमिनेंट माना जाएगा वो क्या बोला जाएगा, उसको फोसा ओवेलिस। समझ में आएगी नहीं आई बात? अब देखिए, ये जो फोरामेन ओवले ये क्लोज कब होता है, देखिए फोरामेन ओवले जो है फंक्शनल क्लोजर, फंक्शनल क्लोजर होता है एट बर्थ के ऊपर, एट बर्थ। मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही पीवीआर का जो रेसिस्टेंस है जन्म के ऊपर, जो लंग्स फंक्शन करने लग जाएंगे तो पीवीआर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो और पीवीआर का रेसिस्टेंस जैसे ही कम हो जाएगा, इसकी देखो इसकी जो फोरामेन ओवले की जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझो, स्ट्रक्चर समझते हैं आपको ऑटोमेटिकली चीज समझ में आ जाएगी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ एक चीज, स्ट्रक्चर। ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम के ऊपर ये जो है, ये जो लोअर साइड के अंदर है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको येलो कलर से डॉट करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, दो वाल्व होते हैं, समझ में आ रही है मेरे बात? ऐसा वाल्व होता है, एक ऐसा वाल्व होता है, ठीक है। ये दोनों वाल्व होते हैं। ये वाल्व क्या करते हैं, इधर ज़्यादा प्रेशर रहेगा, इधर मान लो ज़्यादा प्रेशर है, इधर ब्लड का प्रेशर क्या है, प्रेशर इधर ज़्यादा है, तो ब्लड क्या होगा, शंट इधर की साइड में ज़्यादा शंट करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे इधर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इधर से जैसे पंप करेगा राइट एट्रियम, तो इधर से ब्लड होते हुए किस में जाएगा, इसके अंदर जाएगा। तो इसको जो ये ऊपर वाला जो सेप्टम है इसको बोला जाता है सेप्टम प्रीमम।
आई कि नहीं ये बात समझ में? ये जो नीचे वाला है इसको बोला जाता है सेप्टम सेकंडम। अब देखिए होता ये है कि जैसे जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम जो है, राइट एट्रियम के अंदर जो प्रेशर ज़्यादा है तो ये वाल्व ऐसे खुल जाएंगे तो ब्लड इधर आ जाएगा। लेकिन इधर जैसे ही वापस ये लेफ्ट एट्रियम मान लो, अगर लेफ्ट एट्रियम मान लो जैसे पंप करेगा तो ये वापस में कैसे हो जाएंगे, जैसे जो वाल्व है ऐसे हो जाएंगे, वापस बंद हो जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे बंद हो जाएंगे, ऐसे बंद हो जाएंगे। तो बंद हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, इधर से ब्लड इधर वापस नहीं जा पाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट साइड में सेंटिंग हो रही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जैसे ही मान लो बर्थ हो जाता है तो इधर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे ब्लड लंग्स में जाने लग गया। इधर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इधर क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया इसके कंपैरिजन में। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो जैसे ही ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अब ये ब्लड इधर से ज्यादा पंपिंग, इधर प्रेशर ज्यादा होने से क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐसे अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे। ऐसे अप्रोक्सीमेट होने से क्या हो जाएगा, फंक्शनली क्या हो जाएगा, एट बर्थ के ऊपर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एट बर्थ के ऊपर ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल क्लोजर। ड्यूरिंग क्राई या ब्रीथ, जैसे बच्चा ब्रीथ करेगा, क्राई करेगा या फिर फीडिंग करेगा तब ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो एनाटॉमिकल क्लोजर है, एनाटॉमिकल क्लोजर जो है वो होता है मंथ टू ईयर्स। कई किसी बच्चे में 6 महीने 8 महीने इसी में हो जाता है, किसी बच्चे में 1-1.5 साल तक हो जाता है। तो इसको अपन लिखते हैं मंथ्स टू ईयर्स के अंदर ये क्लोज हो जाता है। फोरामेन ओवले को अपन रेमिनेंट्स को बोलते हैं फोसा ओवेलिस। देखिए दूसरी चीज, जो दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस आर्टरियोसस को अपन क्या बोलेंगे? ठीक है, और ये फंक्शनल क्लोजर कैसे होगा, देखो डक्टस आर्टरियोसस की जो लोकेशन है, देखो डक्टस आर्टरियोसस की जो लोकेशन है, ये लोकेशन कहाँ है, डक्टस आर्टरियोसस की लोकेशन है लंग्स के, और इधर क्या होगा, थोड़ा सा ये जो डिसेंडिंग अयोटा इसके बीच में। अब देखो इधर जैसे अभी प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड इधर से इधर शंट चल रहा है। लेकिन जैसे ही मान लो इधर पीवीआर जैसे कम होगा, जन्म के बाद में लंग्स जैसे खुल जाएंगे, सारा ब्लड इधर आने लग जाएगा, इधर का प्रेशर कम हो जाएगा। इस कंपैरिजन में इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इधर से ब्लड इधर आना चालू हो जाएगा। इसके अंदर भी ऐसे ही वाल्व रहते हैं। ठीक है, ऐसे वाल्व रहते हैं। ठीक है, तो ये इधर से ब्लड को इधर तो जाने देते हैं, लेकिन बैक फ्लो नहीं आने देते हैं। क्यों? क्योंकि इधर का प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है जन्म से पहले। लेकिन जन्म के बाद में क्या होता है कि इधर जैसे ये जो वाल्व है, ऐसे वाल्व रहते हैं इसमें, ऐसे। ठीक है, तो इधर से क्या होगा, ब्लड जैसे ऐसे वाल्व है, तो इधर से जैसे ब्लड इधर जाएगा तो ऐसे वाल्व खुल जाएंगे और वापस क्लोज हो जाएंगे, ऐसे वाल्व खुल जाएंगे वापस क्लोज। लेकिन जैसे ये ब्लड प्रेशर इधर ज्यादा होगा तो इधर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, अभी ऐसे क्लोज के क्लोज रहेंगे, ये वापस ऐसे रिवर्स नहीं खुल सकते। समझ में आ रही मेरी बात? वन वे वाल्व होते हैं ये। कैसे वन वे होते हैं, वन वे वाल्व। ठीक है, जो डक्टस आर्टरियोसस है, जो डक्टस आर्टरियोसस है, उसको जो रेमिनेंट बचेगा वो बचेगा लिगामेंटम आर्टरियोसम। समझ में आएगी नहीं आई बात? अब देखिए इसकी जो लोकेशन है बिटवीन लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग अयोटा, डिसेंडिंग अयोटा के ऊपर। ठीक है, जो इसका जो एनाटॉमिकल क्लोजर है वो फंक्शनल क्लोजर कैसा कब होगा, देखिए फंक्शनल क्लोजर, और इधर क्या होगा, एनाटॉमिकल क्लोजर। ठीक है, देखिए ये देखिए ये डक्टस आर्टरियोसस इधर है। अब जैसे ही मान लो बर्थ होगा, बर्थ के ऊपर क्या हो जाएगा, ये इधर का जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, और इधर से भी इधर का रेजिस्टेंस कम हो जाने से क्या हो जाएगा, एट बर्थ के ऊपर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात मेरी? ठीक है, तो अपन लिखते हैं इसको, फंक्शनल क्लोजर कैसे कब होगा, एट बर्थ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात मेरी? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए जो डक्टस आर्टरियोसस है उसका एनाटॉमिकल जो क्लोजर होगा वो कैसे होगा,
डक्टस आर्टरियोसिस का जो एनाटॉमिकल क्लोजर है वो जो है 10 to 20 डेज के अंदर ये एनाटॉमिकली क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एनाटॉमिकल क्लोजर है जो 10 to 20 डेज। समझ में आ रही मेरे बात? कभी कभी क्या होता है, डक्टस आर्टरियोसिस हल्का हल्का फंक्शनिंग करता रहता है, तो इसको एट बर्थ से कुछ हावर्स, कुछ घंटे के अंदर अंदर ये जाकर के क्लोज हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा, डक्टस आर्टरियोसिस हो गया और फोसा ओवलिस हो गया। इसके बाद में डक्टस विनोसस। ठीक है, डक्टस विनोसस जो है लिगामेंटम, ये जो इसका जो रहेगा लिगामेंटम विनोसम। देखिए डक्टस विनोसस कहाँ है? डक्टस विनोसस कहाँ है? ये जो मैंने आपको बताया था पोर्टल वेन के अंदर जो यूनाइट हो रहा है, इधर देखिए ये अम्बिलिकल वेन निकल रही है, अम्बिलिकल वेन के अंदर ये जो फिर लीवर के फिटस के पोर्टल वेन के अंदर जा रही है, पोर्टल वेन के अंदर जो यहाँ पे है डक्टस विनोसस। अब देखिए क्लोजर कैसे होगा? मान लो जैसे कि देखिए पहले तो इसकी लोकेशन लिखते हैं। ठीक है, लोकेशन इसकी कहाँ है? बिटवीन पोर्टल वेन ऑफ फिटस एंड फिटस, और जो पोर्टल वेन है उसकी फिटस और इसके कहाँ पे होगा? अम्बिलिकल वेन। इतनी बात समझ में आई? ये लोकेशन है। अब देखिए एनाटॉमिकल क्लोजर कैसे होगा? जैसे ही बर्थ के बाद में क्या होगा, अपन प्लेसेंटा को क्लैंप कर देंगे। क्लैंप करते ही इसके जैसे ही क्लैंप कर देंगे अम्बिलिकल वेन को क्लैंप करते ही इसके बाद में सर्कुलेशन कट हो जाएगा तो तुरंत इसका जो फंक्शनल क्लोजर है, फंक्शनल क्लोजर है वो क्या होगा? आफ्टर कॉर्ड क्लैंप एंड कट। जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देंगे, क्लैंप कर देंगे, तो इसका फंक्शनल क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, एनाटॉमिकल जो क्लोजर है वो कैसे होगा? 7 to 10 डेज के अंदर हो जाता है, मोस्टली 7 डेज के अंदर हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो डक्टस विनोसस है उसके जो रेमिनेंट है उसको अपन क्या बोलेंगे? डक्टस विनोसम। ठीक है, इसकी जो एनाटॉमिकल लोकेशन है वो कहाँ है? बिटवीन द पोर्टल वेन एंड फिटस। जो फिटस की जो अम्बिलिकल वेन आ रही है उसके बीच में ये जो लोकेशन है, इसका जो फंक्शनल क्लोजर है वो कैसे होगा? आफ्टर जो बर्थ है, आफ्टर कॉर्ड क्लैंप, जैसे आफ्टर बर्थ के बाद में जैसे कॉर्ड क्लैंप करेंगे, कट करेंगे, वैसे ही ये क्या हो जाएगा? ये क्लोज हो जाएगा। एनाटॉमिकल क्लोजर है वो कैसे होगा? 7 डेज के अंदर अंदर क्लोज हो जाएगा। अम्बिलिकल, अब अपन पढ़ते हैं अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर जो है उसका रेमिनेंट बोला जाता है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। क्या बोला जाता है? मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। इसके ऊपर ये लिखते हैं यहाँ पे डक्टस विनोसस। ये आप लोगों को सब समझ में आएगा। डक्टस विनोसस जो है इसकी लोकेशन ये रहती है। डक्टस विनोसस का जो पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसको अपन लिगामेंटम विनोसम कहते हैं। ठीक है, इसका जो फंक्शनल क्लोजर है मैंने आपको बता दिया है कि आफ्टर कॉर्ड क्लैंप एंड कट। ठीक है, इसके बाद में एनाटॉमिकल क्लोजर कब होता है? 7 डेज के अंदर। कितने डेज के अंदर? 7 डेज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो अपन ने पढ़ा है वो है अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी का जो है क्लोजर कब होता है और लोकेशन क्या रहती है? अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ही अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो रहती है। अम्बिलिकल आर्टरी कब क्लोज होगी? फंक्शनल क्लोजर कब होगा? जैसे ही अपन अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप कर देंगे वैसे ही अम्बिलिकल आर्टरी की सप्लाई बंद हो जाएगी। इसका मतलब फंक्शनल क्लोजर तो कब होगा? जब अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप कर देंगे तब, और कट कर देंगे तब। दूसरा, इसका जो एनाटॉमिकल क्लोजर है वो कब होता है? 2 से 3 मंथ, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर जो इसका एनाटॉमिकल ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाती है। आई बात समझ में? इसके आगे देखिए, इसका जो रेमिनेंट बचेगा, रेमिनेंट यानी रेमिनेंट जो वो रेमिनेंट का मतलब समझ में आ रही है आप लोगों को? ये वो पोर्शन है जो मतलब बर्थ के बाद में ये जैसे स्ट्रक्चर को डिस्कनेक्ट कर देंगे अपन, ये इनकी जो क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग होने के बाद में अपन उस पोर्शन को क्या नाम देंगे? वो रेमिनेंट होते हैं। रेमिनेंट जो है इसका जो बचेगा वो कौन सा रहेगा? मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। समझ में आई मेरी बात? मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे देखिए आप, अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन जो है इसकी भी वही है, लोकेशन क्या रहेगी? अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एक अम्बिलिकल वेन रहती है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी रहती है। समझ में आई कि नहीं आई? वो तीनों मिलकर के एक जिस कॉर्ड के अंदर रहती है उसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। तो लोकेशन तो आपको समझ में आ गई है, जो प्लेसेंटा और फीटस को आपस में कनेक्ट करती है। समझ में आ गई?
इसका जो रेमिनेंट बचेगा उसको बोलेंगे अपन लिगामेंटम टेरस हेपेटिकस, लिगामेंटम टेरस हेपेटिकस, लिगामेंटम टेरस हेपेटिकस। ठीक है, इसको पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको 3 बार रिपीट किया है। ठीक है, इसके बाद में जो इसकी जो फंक्शनल क्लोजिंग होगी सेम जैसे आर्टरी क्लोज, जहां आर्टरी को क्लेम कर रहे हैं, जब कोड को क्लेम कर रहे हैं, जब आर्टरी क्लोज हो रही है तभी यही क्लोज हो जाएगी। तो इसका जो आफ्टर कोड क्लेम, जैसे कोड को क्लेम कर देंगे उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये क्लेम फंक्शनल क्लोजर हो जाएगा, फंक्शनल क्लोजर। अब जो आई बात, एनाटॉमिकल क्लोजर ये कब होगा, 2 से 3 मंथ, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर एनाटॉमिकल क्लोजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, देखिए इसके आगे अब देखिए ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी। इसके आगे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पहले क्या क्लोज होगा, बाद में क्या क्लोज होगा, पहले क्यों होगा, बाद में क्यों होगा। भाई कोई तो ऐसी सब एक साथ चीजें तो एक साथ क्लोज नहीं हो जाएगी ना भाई, एक सीरीज में क्लोज होती है, पहले ये होगा, उसके बाद होगा, इसके बाद ये होगा। अब देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होगी, जैसे बच्चा बर्थ हुआ, बर्थ के बाद में अपन ने क्या किया, कोड क्लेम किया है ना, कोड कटिंग करेंगे। तो कोड जैसे क्लेम करेंगे, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन जो है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी फंक्शनली। तो सबसे पहले जो क्लोजर होगा वो कैसा होगा, अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी का। ठीक है, उसके बाद में देखिए सप्लाई कहाँ जा रही थी, डक्टस विनोसिस के बाद, डक्टस विनोसिस के पास में। मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया था यहाँ पे कि डक्टस विनोसिस के अंदर ये जा रहा है। देखिए ये अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन जो है, यहाँ से जैसे इस कोड को क्लेम कर देंगे ये दोनों की सप्लाई बंद हो जाएगी। इसके बाद में डक्टस विनोसिस के पास में सप्लाई जा रही थी, तो ये डक्टस विनोसिस के पास में जो सप्लाई जा रही थी ये भी बंद हो जाएगी। तो तीसरा जो क्लोजर है ये कौन सा होगा, डक्टस विनोसिस का। आई बात समझ में, देखिए डक्टस विनोसिस, इसके बाद में डक्टस आर्टरियोसस, उधर से वो जो अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर जो रिटर्न जा रहा था रिटर्न भी बंद हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात, मैंने आपको यहाँ बताया था ऑलरेडी कि जो यहाँ पे जो रिटर्न जो जा रहा था अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू प्लेसेंटा के अंदर रिटर्न जा रहा था, ये इधर से ये भी बंद हो जाएगा, इधर से ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या क्लोज होगा, फोरामेन ओवले। फोरामेन ओवले जो है सबसे लास्ट में क्लोज होता है। आई बात समझ में, ठीक है। देखिए इसके आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। नेक्स्ट वाली के अंदर अपन पढ़ेंगे कि जो बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ में क्या फर्क होता है। ठीक है, यानी जो बिफोर बर्थ जो स्ट्रक्चर थी, किस साइड प्रेशर ज्यादा था, किस साइड प्रेशर कम था, बिफोर बर्थ हार्ट कौन सी साइड का डोमिनेटिंग होता है, शंटिंग किधर से किधर होती है ना, ये सारी चीजें अपन एक बार ब्रीफ करते हैं, वो है वही। लेकिन ये जो अपन जब अपन साइनोटिक डिजीज जब पढ़ेंगे तब आपको उसमें प्रेशर चेंजेस की वजह से क्या चीज उसमें वेरी करती है, ये चीज आपको इसी चीज से समझ में आएगी कि जब बर्थ से पहले की साइड में जो है राइट साइड का जो हार्ट है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो शंटिंग किधर से किधर होगी, प्रेशर राइट साइड में ज्यादा है तो राइट साइड का जो हार्ट है वो ज्यादा डोमिनेंट है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से ब्लड लेफ्ट को ज्यादा जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर मान लो कहीं चीज अगर कोई बीच में किसी प्रकार की शंटिंग है, कोई खुला हुआ है जैसे VSD ASD वगैरह कुछ है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, तो सप्लाई खून का जो ब्लड का जो रोटेशन है वो कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि राइट साइड का हार्ट उस टाइम पे बिफोर बर्थ डोमिनेंट होता है। ठीक है, अब जैसे ही बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद में क्या होगा, देखो बिफोर बर्थ क्या हुआ, राइट साइड का हार्ट डोमिनेंट है तो राइट साइड का प्रेशर ज्यादा है। इसके अलावा क्या है, राइट साइड का प्रेशर ज्यादा है, दूसरी चीज इसके साथ में क्या है, लंग्स बिल्कुल कोलैप्स्ड है, लंग्स अभी फंक्शनिंग नहीं है। तो लंग्स अगर फंक्शनिंग नहीं है, सपोज करो ये लंग्स है, लंग्स अगर फंक्शनिंग नहीं है, अगर मुझे इसके अंदर ब्लड की सप्लाई देनी है तो इसके अंदर प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा तभी तो इसके अंदर सप्लाई जाएगी, क्योंकि ये लंग्स तो कोलैप्स्ड है ना। ठीक है, तो इसके ये हुआ है पल्मोनरी वेस्कुलर रेसिस्टेंस। पल्मोनरी वेस्कुलर रेसिस्टेंस वो क्या है, ज्यादा है, पल्मोनरी वेसल्स जो रेसिस्टेंस कर रही है वो ज्यादा कर रही है, क्योंकि ये सारी वेसल्स क्या है, कोलैप्स्ड है। ठीक है, तो अगर इनके अंदर लंग्स के अंदर अपने को थोड़ा थोड़ा ब्लड की सप्लाई देनी है तो उसके लिए रेसिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो PVR बिफोर बर्थ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि लंग्स फंक्शनिंग नहीं है। तीसरी चीज सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस। सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, बिफोर बर्थ कम है। बिफोर बर्थ क्यों कम है, क्योंकि जब लंग्स फंक्शनिंग नहीं है और उधर से जो बाकी की जो सप्लाई जा रही है वो थ्रू एरोटा जा रही है। समझ में आ रही है मेरी बात, इसलिए सिस्टमिक वेस्कुलर क्या है, कम है रेसिस्टेंस। चौथा और क्या होता है, देखो बिफोर बर्थ डक्टस आर्टरियोसिस जो मैंने बताया था आपको, ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है ये क्या है, पेटेंट है। देखिए ये जो ये रहा डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस जो है ये वाला जो पोर्शन है डक्टस आर्टरियोसिस का, ये क्या है, बिफोर बर्थ ये क्या खुला हुआ है। अब राइट साइड का हार्ट डोमिनेंट है, इधर प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड की सप्लाई, ये जो चैनल बनी हुई है
यहाँ से होते हुए ब्लड किधर 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 को शंटिंग होगा, लेफ्ट को किस में होगा, अरोटा के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने बताया बिफोर बर्थ के अंदर ये 4 चीजें होती है। ठीक है, ये रहा बिफोर बर्थ के अंदर ये 4 चीजें मैंने बताई आपको, क्योंकि जो डक्टस आर्टेरियोस ओपन होगा तो शंटिंग किधर से होगी, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे आफ्टर बर्थ होगा, जैसे डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा क्या करेगा, पहली बात तो क्राई करेगा। क्या करेगा, क्राई। दूसरी बात क्या करेगा, ब्रीथ करेगा। क्राई करने से ब्रीथ होगी। ठीक है, तो जैसे ही ब्रीथिंग स्टार्ट होगी तो क्या होगा, इन चीजों में क्या चेंजेस आता है और उसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब देखिए राइट साइड हार्ट डोमिनेंट था इतनी देर से, क्यों, क्योंकि लंग्स फंक्शन नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसकी वजह से पीवीआर ज्यादा था। अब जैसे लंग्स खुल जाएंगे तो पीवीआर सडन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। समझ में आ रही, तो पीवीआर इधर मैंने डाउन कर दिया क्योंकि लंग्स फंक्शन करने लग गए। चूंकि लंग इज नाउ स्टार्ट टू फंक्शन, जैसे ही लंग्स जो है वो फंक्शन करना चालू कर देंगे, पीवीआर कम हो जाएगा। लेफ्ट साइड का डोमिनेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड का जो वेस्कुलरेचर है मसल्स का वो ज़्यादा होता है उसमें, तो इसलिए पावर ज़्यादा होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा लेफ्ट साइड में। और पूरा बॉडी अब जो सप्लाई जो है डिपेंडेंट किसके ऊपर रह जाएगी, हार्ट के ऊपर। समझ में आ रही है मेरी बात, तो जो पूरा ब्लड जो न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न के अंदर पूरी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन जो बनाना है वो किसके थ्रू बनाएगा, अब लेफ्ट हार्ट पूरा मैनेज करेगा। तो लेफ्ट साइड का डोमिनेंट हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अब जो सेंटिंग होगी, अगर मान लो किसी भी कोई चैनल बना हुआ है तो इस साइड का अगर प्रेशर ज़्यादा है तो इस साइड से ब्लड इस साइड को जाएगा, लेफ्ट टू राइट को जाएगा। समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। ये नॉर्मल जो चेंज है बिफोर बर्थ से आफ्टर बर्थ के बीच में, इन जो सर्कुलेशन है इसमें क्या चेंज आते हैं, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं, ताकि अपन जब साइनोटिक पढ़ेंगे तब आपको इजी में ये चीज़ें वहाँ आपको रिवील करेगी कि यार नहीं, इन चीज़ों से ऐसा फर्क पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात सेंटिंग कैसे होगी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, पीवीआर मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि लंग जो है फंक्शन काम करना चालू कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लंग्स के अंदर सप्लाई बढ़ जाएगी, लंग्स के अंदर सप्लाई इजीली जाने लग जाएगी, तो इसलिए पीवीआर पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। तीसरी चीज सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब पूरी बॉडी के अंदर जो सप्लाई बढ़ानी है वो लेफ्ट हार्ट को बढ़ानी है, और इसके अलावा जो मतलब पूरी बॉडी के अंदर एक पैरेलल एक सप्लाई बनानी है, तो उसके लिए वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रही मेरी बात। चौथी चीज, अब जो जैसे आफ्टर बर्थ मैंने आपको बताया था, डक्टस आर्टेरियोस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्लोज हो जाता है तो शंटिंग बंद हो जाती है। तो इसमें मैंने लिख दिया था शंटिंग जो है बंद हो जाएगी, डक्टस आर्टेरियोस क्लोज हो जाएगा। अगर इन केस मान लो डक्टस आर्टेरियोस फिर भी खुला रहता है तो उसमें जो शंटिंग रहेगी किस साइड से रहेगी, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड का हार्ट डोमिनेंट है, लेफ्ट साइड प्रेशर ज्यादा है। अगर डक्टस आर्टेरियोस क्लोज नहीं हुआ है, वैसे तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मली अगर क्लोज नहीं हुआ है, मान लो नॉर्मली क्लोज नहीं हुआ है, तो शंटिंग किधर से किधर होगी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था डक्टस आर्टेरियोस क्लोज क्यों होता है, वो पेटेंट क्यों होता है। देखिए डक्टस आर्टेरियोस के अंदर तीन चीजों का रोल होता है। पहली चीज तो होता है पीजीई2 नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ये सिक्रेट करती है प्लेसेंटा इसको मेंटेन करती है। जब तक ये पीजीई2 आएगा तब तक डक्टस आर्टेरियोस ओपन रहेगा। जैसे ही पीजीई2 आना बंद हो जाएगा, डक्टस आर्टेरियोस क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे बिफोर बर्थ क्या था, प्लेसेंटा पेटेंट थी, सप्लाई बराबर आ रही थी पीजीई2 की, इसलिए डक्टस आर्टेरियोस ओपन था। ठीक है, जैसे ही पीजीई2 आपने अपने कॉर्ड क्लेम कर दिया, कट कर दिया, उसके बाद में पीजीई2 भले ही प्लेसेंटा बना रही है लेकिन बच्चे में तो नहीं पहुंच पा रहा, डक्टस आर्टेरियोस के पास तो नहीं पहुंच पा रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डक्टस आर्टेरियोस क्लोज हो जाएगा। पहला रीजन तो ये। दूसरा, जो प्लेसेंटा जितना ऑक्सीजन दे रही थी, ठीक है, प्लेसेंटा जितना ऑक्सीजन दे रही थी और इधर न्यूबॉर्न के खुद के लंग्स काम करने लग गए आफ्टर बर्थ, तो जैसे आफ्टर बर्थ लंग्स काम करने लग गए तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी एकदम से। ऑक्सीजन जब बढ़ती है तो ऑक्सीजन का एक वर्क होता है, स्मूथ मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। ये क्या करती है, स्मूथ मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट। क्यों, क्योंकि इधर लंग्स काम करने लग गए, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी। तो ये ऑक्सीजन की जैसे सप्लाई बढ़ेगी, ये जो डक्टस आर्टेरियोस है इसका जो ओपनिंग है इसको क्या कर देगी, स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होकर क्लोज कर देगी फंक्शनली। बाकी एनाटॉमिकली मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पीछे वाली स्लाइड्स में। ठीक है, तो ये चेंजेज हैं जो बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ टेक प्लेस, है नहीं, जो होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ मैंने आपको समझा दिया। अब अपन चालू करेंगे साइनोटिक और एसाइनोटिक डिजीज कि इन चीज़ों का साइनोटिक डिजीज में कैसे रोल होता है और किसका कब साइनोटिक होगी, किधर प्रेशर ज़्यादा होगा, किधर शंटिंग होगी, ये सारी चीज़ें अपन साइनोटिक और एसाइनोटिक का एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, तो ये वाली क्लास आपको नेक्स्ट, ये जो साइनोटिक और एसाइनोटिक वाला जो पोर्शन है ये नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है,
अगेन फिर से एक बार मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, साइनोटिक और एसाइनोटिक हेड डिजीज। ओके, थैंक यू। बने रहिए जीडीसी के साथ में। जीडीसी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है नर्सिंग के अंदर। इसका जो नोट सेट जो टारगेट करने का जो टारगेट बनाया हुआ है, बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी को बनाया हुआ है, समझिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं।